हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था और उसके 2 पार्ट थे। और उसके बाद आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स हमें करना है। और ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 अगर आप कर रहे हैं तो जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है जो अपना इस चैप्टर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसे जरूर देख ले। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड सारी बातें हो रही हैं उसी फॉर्मूले से रिलेटेड जो है a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। हाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला जो मैं बोलना चाह रहा था, ये वाला, ठीक है। इसी पर बेस्ड सारी बातें हो रही। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है अपना थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, एम्प्टी बॉक्सेस, इनमें आपको जो मिसिंग टर्म है वो बताना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो इन्होंने बोली है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है इन द फॉलोइंग एपीज, यानी इन्होंने ये तय कर दिया है कि एपी ही है। आप एक कंडीशन के अंदर आपको आंसर बताना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 2 लिखा हुआ और बॉक्स है कि इसको फिल करना है और यहाँ 26 लिखा हुआ, मैं आपसे पूछूं कि क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। मैं 1 लिख दूं, मैं 2 लिख दूं, मैं 5 लिख दूं, मैं -1, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि ये एक एपी है, अगर ये एक एपी है तो बॉक्स में क्या आएगा, तो फिर बात बदल जाएगी। हाँ, समझो बात को। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये सभी एपीज में है, ये सभी एपी हैं, तब आप बताओ कि बॉक्स में क्या आएगा। अदरवाइज तो मैं इसमें 1 लिख दूंगा, मुझे कोई कंडीशन अगर नहीं दी, मैंने 1 लिख दिया तो गलत क्या है इसमें, बॉक्स को भरना था, मैंने कैसे भी भर दिया। लेकिन जब कोई कहेगा कि अगर ये सीक्वेंस जो दिया गया ये एपी में है, तो उस समय बताओ कि इस बॉक्स में क्या आएगा, तो अब हमें बताना है, ठीक है। हाँ, कंडीशन जो प्रोवाइडेड है उसे ध्यान रखना कि इफ दीज टर्म्स आर इन एपी, ठीक है ना, तब हमें बताना है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होगा। हम एपी की एक बहुत प्यारी सी कंडीशन जानते हैं कि एपी इस तरह की फॉर्म होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये जनरलाइज मैनर में मैंने लिखा, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं बताना चाह रहा हूं कि हर अगले टर्म में डी ऐड हो रहा है। जैसे सेकेंड टर्म में एक डी ऐड हुआ, ऐसे ही जो अपना थर्ड टर्म है, इसमें सेकंड टर्म में एक और डी ऐड हुआ, और ऐसे ऐसे करके डी ऐड होते होते आगे चलते। डी मतलब एक कोई भी एक नंबर ऐड होता हुआ जाएगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस आइडिया को, इस सेंट्रल आइडिया को ध्यान में रखते हुए अगर हम बोलें तो देखो 2-3 मेथड हो सकते हैं समझने के। बात एक ही है, वैसे करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। जैसे जो मुझे पहली बार आ रहा है समझ में, मैं वो लिख लेता हूँ। देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि भाई जितना डिफरेंस इसका होगा उतना ही डिफरेंस इसका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एपी की कंडीशन है ये। एपी कहते ही इसे कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो। एपी की डेफिनेशन ही क्या है? अ काइंड ऑफ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसी को हम क्या कहते हैं? एपी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे कुछ भी सपोज कर लूं, लेट से मैं इस नंबर को ए बी सी कुछ भी n सपोज कर लूं, n थोड़ी देर के लिए, तो मैं समझ गया कि n और 2 का जो डिफरेंस होगा, यानी इन दोनों में जो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, वो इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के। यानी इसका जो सेकंड टर्म यानी लास्ट टर्म है उसमें से माइनस कर दो n की, ये इसके इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये एपी में है तब, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। तो n इज, मैं इसे सॉल्व करूंगा n के लिए, n माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 26 ये रहेगा, -2 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 28 हो गया। तो आप आराम से समझ सकते हो कि 2n इज इक्वल टू जब 28 हो गया तो n इज इक्वल टू 14 हो गया। यानी जिस n को हमने थोड़ा मिसिंग माना था वो 14 वैल्यू रखता है अपनी। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? इट इज 14। अब आप देखो 14 और 2 का डिफरेंस कितना है? 12 का। और 26 और 14 का डिफरेंस कितना? अगेन 2 का नहीं, 12 का। 12 का कहना चाह रहा हूँ मैं, 12 का डिफरेंस है दोनों में, 2 और 14 के बीच में भी, 14 और 26 के, इसलिए वो टर्म 14 है। एक तरीका ये था, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने, हमें बोला था कि भाई अगर ये एपी है तो हमने एपी की कंडीशन लगा दी कि डिफरेंस क्या होना चाहिए कंसेक्यूटिव टर्म का। अभी सेकंड पार्ट हम इसका देख रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म अननोन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म अननोन है, फोर्थ टर्म गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपली देखेंगे। और एक बात बिल्कुल माइंड में रखिए कि जो ये चीज हम कर रहे हैं ये तभी कर पा रहे हैं क्योंकि दिया गया है कि जो भी ये सीक्वेंस बनेगा वो एपी में होना चाहिए, और एपी में है वो, ऐसा बोला गया है, तभी हम आगे की बात कर पा रहे हैं। तो ठीक है ना, तो एक बॉक्स हमारे पास खाली है, उसके बाद ये 13 है। नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है हमें नहीं पता, फोर्थ टर्म हमें पता है कि वो 3 है। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे अगर ये एपी में है ना,
इस चीज को हम कैसे बोल सकते हैं कि सेकंड टर्म, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है जनरल फॉर्मूला। ये है जनरल फॉर्मूला, ये पूरी अपनी हेल्प कर रहा है, इसलिए इसकी समझ होना बहुत जरूरी है कैसे कैसे आया, वहीं पर पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट हमें एक बात क्लियरली समझ में आ गई कि जो सेकंड टर्म है यानी a ऑफ 2, यानी कि जो n2 रखने पर टर्म आता है, हमें उसकी वैल्यू पता है ऑलरेडी, इट इज 13 पता है हमें। हम अगर देखें यहाँ पर a को a रखें और सेकंड टर्म यानी n के प्लेस पे 2 रखें -1, और d हमें नहीं मालूम, हमने d लिख दिया। d हमें नहीं पता क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म कहीं हमें दिख नहीं रहे जो हम डिफरेंस ले लें फटाफट, नहीं मिल रहा, तो हमने ऐसा मान लिया। यानी कुल मिलाकर जो ये a2 है, आपको अगर यहाँ अजीब लग रहा हो तो मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे कर a2 लिखा, n इज इक्वल टू 2 टर्म हमें पता है कौन है और वो कितना है 13 है, क्योंकि दिख रहा है ना क्वेश्चन से, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है अपना, यही तो हो रहा है। ये फर्स्ट टर्म है तो चाहो a1 बोल दो या a ही बोल दो, क्योंकि मैं a मतलब ये, ठीक है ना। हाँ, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं से a1 लिखता हूँ, यहाँ पर फिर मुझे अब a1 लगाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म का नाम यहाँ a1 दिया गया है, इसलिए समझ में आ रही बात। सिंपल सी बात है, a1 की वैल्यू हम नहीं जानते, ऐसे लिख दो, 2 - 1 हम जानते हैं 1 होता है, d कर दो, a1 प्लस d इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास बना, a1 प्लस d इज इक्वल टू 13 बना। और देखो जनरल नॉलेज भी यही कहता है, हमें पता है कि अगर ये टर्म a1 है तो अगला टर्म क्या होगा, a1 में कुछ जुड़कर जो आएगा, क्योंकि ये AP है, AP में क्या होता है a1 प्लस d, अगेन a1 प्लस 2d, ये a1 प्लस 3d। मैं पहले ही आपको एक बात कह देता हूँ कि इसका नाम अभी देख लेना, थोड़ी देर बाद निकल कर ये आएगा, a1 प्लस 3d निकल के आएगा इस चीज का नाम। अब आप सोचो पहले कि कैसे हो रहा होगा, और मैं फिर कर दिखा रहा हूँ। जैसे कि वो क्योंकि फोर्थ टर्म है तो इस फॉर्मूले में मैं n इज इक्वल टू 4 रख रहा हूँ। जब मैं n इज इक्वल टू 4 रखूंगा तो a4 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म की वैल्यू a1 दे रखी है मैंने, सपोज की है, फोर्थ टर्म यानी n 4 रखने पे 4 - 1 3 हो जाएगा, तो चलो मैं 4 - 1 इंटू डी ऐसे लिख लेता हूँ। अब मुझे दिखा कि a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d हो रहा है, और फिर मुझे दिख रहा है आसानी से कि a4 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d लिख दिया। देखो मैंने आपको एक बात पहले ही बोली थी, ये a1 है, फर्स्ट टर्म a1 है, ठीक है ना, क्योंकि a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को और हमारे सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट टर्म का नाम a1 दे रखा है, इसलिए a1 रखा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वाला जो टर्म का नंबर है वो उसको a1 प्लस 3d पढ़ा जाएगा, a1 3d पढ़ा जाएगा इस टर्म को, यानी 3 किसके इक्वल है, a1 प्लस 3d, मैंने पहले ही आपको कहा था, क्योंकि जनरल नॉलेज भी यही कहता है। क्योंकि हमें एक बात तो पता है ना, कोई मेरे से कह रहा है 10वें नंबर का टर्म क्या, मैं सीधे लिख सकता हूँ a प्लस 9d। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ a प्लस 10 - 1 इंटू डी, a प्लस n - 1 इंटू डी, इसलिए लिखा मैंने। समझ रहे होंगे आप इस बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई, a1d यहाँ भी है, a1d यहाँ भी है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यानी कि ये एक अपने पास इक्वेशन और ये एक दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर दो बहुत आसानी से। कौन सा लगाओगे, एलिमिनेशन लगा लो, सब्सटीट्यूशन लगा लो, कोई भी लगा लो। जैसे मैं सब्सटीट्यूशन ही लगा लेता हूँ फटाफट, a1 इज इक्वल टू 13 माइनस डी हो गया, यहाँ से इस चीज को उठा के यहाँ डाल दो। ये थर्ड चैप्टर है, इसमें फिफ्थ चैप्टर का कोई रोल नहीं है। 3 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू डाल दो, 13 माइनस 3d, यहाँ पर प्लस कर 3d कर लो, कैलकुलेट सॉल्व कर लो इसे। 3 और 13 को इधर ले आओ, माइनस 13 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 3d और वो प्लस का 3d आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या कुछ गलत हुआ, a1 प्लस डी, a1 इज इक्वल टू 13 माइनस डी हो गया। यहाँ पर a1 की वैल्यू मैंने 13 माइनस, ओके मैंने यहाँ गलत लिख दी थी ना, तभी तो पूरा इक्वेशन ही गड़बड़ा गई थी। 13 माइनस डी है क्योंकि a1 की वैल्यू ये है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 माइनस 13 तो यहाँ आ गया था, यहाँ पर बचा माइनस का d और ये प्लस का d, कितना हो जाएगा 2d। समझे तो हो इस बात को, कहीं दिक्कत तो नहीं भी कोई, समझ रहे हो ना बात को। ये 13 प्लस का था, उधर आके माइनस का हो गया, यहाँ माइनस डी बचा हुआ था, 3d के साथ कैलकुलेट होकर 2d हो गया। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा फर्दर तो 3 माइनस 13 माइनस 10 होता है, इज इक्वल टू 2d, डी नीचे आएगा और ये माइनस का 5 आ जाएगा। यानी जो d की वैल्यू है अपने को वो -5 मिली, d -5 मिल गया। अगर d की वैल्यू -5 मिली है तो यहीं डालकर वापस आप सब्सटीट्यूट कर वैल्यू निकाल सकते हो। d की वैल्यू ध्यान से रखना -5, ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करना। 13 प्लस 5 हो गया और ये अपने को 18 पर पता चल गया। यानी हमें पता चल गया कि जो a1 है उसकी वैल्यू कितनी है 18। और आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से ना क्लियर होनी चाहिए माइंड में
कि किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म, क्योंकि A1 हमने फर्स्ट टर्म डिसाइड किया, किसी भी एपी का अगर अपने को फर्स्ट टर्म पता चल जा रहा है और साथ में कॉमन डिफरेंस पता चल जा रहा है, अब आप इन्फिनिट नंबर तक के कोई भी टर्म को, यानी nth नंबर का कोई भी टर्म आप बता सकते हो, nth नंबर का कोई भी टर्म आप बता सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लिया एग्जाम्पल के लिए मुझे पता है कि पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो अब मैं सब बता दूंगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर 3 है तो अगला टर्म 5 होगा ताकि इनका डिफरेंस 3 का रहे। अगला टर्म फिर कितना रहेगा? 8 रहेगा। अगला टर्म कितना रहेगा? 11 रहेगा। क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि जब मुझे एक बार पहला टर्म पता चल गया तो पता चल गया कि शुरुआत कहां से करनी है, और अगर डी पता चल गया तो कितने गैप को लेकर चलना है ये पता चल गया। इसलिए अगर फर्स्ट टर्म अपने को पता चल गया, डी अपने को पता चल गया, तो हम अब हमें सब कुछ पता चल जाएगा। पता करना क्या था? पता करना था एक इसका फर्स्ट टर्म, वो तो हाथों हाथ ही पता चल गया, 18 आ गया, 18 हो गया, ये तो हाथों हाथ पता चल गया। बाकी जो दूसरी चीज है थर्ड टर्म पता करना था, अब हम कोई भी टर्म बता देंगे। थर्ड टर्म कैसे पता करोगे? अपने को बिल्कुल, मैं यहां नहीं दिखा रहा करने का, मैं सीधे बोल रहा हूं कि थर्ड टर्म अगर पता करना है सीधे आना चाहिए लिखना अपने को कि फर्स्ट टर्म प्लस 2d, ये अपने को समझ आना चाहिए। थर्ड टर्म को लिखने का तरीका क्या है? यही तो है। क्यों होगा ये तरीका? क्योंकि n के प्लेस पे 3 लिखो तो क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है अपने को? ये फॉर्मूला बोल रहा है n के प्लेस पे अगर आपने 3 रखा, n के प्लेस पे अगर हमने 3 रखा तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म फिलहाल हमने A1 माना है तो फर्स्ट टर्म A1 हो गया। n के प्लेस पे 3 रखा, 3 - 1 कितना हो गया? 2d हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ A1 + 2d। मैं आपसे कहता हूँ 100th टर्म क्या होगा, तो आप सीधे बोलो फर्स्ट टर्म प्लस 99 × d। मेरी बात समझ में आ भी रही कि नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं कि आपसे 500 नंबर का टर्म क्या होगा, आपको सीधे कहना चाहिए जो भी फर्स्ट नंबर का टर्म होगा, कुछ भी नाम दे दो आप उसे, A1 वटेवर, प्लस 499 × d। क्यों कहा होगा आपने ऐसा? आपने इसलिए कहा होगा क्योंकि a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 × d होता है, और जब मैं कह रहा हूं कि n 500 रखना है तो n यहां भी तो 500 रखना होगा, 500 - 1 499 ही तो होगा। ये है, ये बिल्कुल बैठ जाना चाहिए अपने मन में कि एक बार अगर फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो जौन से नंबर का आप टर्म चाहते हो आपको तुरंत मिलेगा हाथों हाथ। ठीक है, ये बात है। तो हम कहाँ थे? हमसे कोई पूछ रहा था कि आप थर्ड टर्म बता दो, हम तुरंत समझ गए थर्ड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 2 × d, फोर्थ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 3 × d, फिफ्थ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 4 × d। समझ रहोगे? इसीलिए A1 की वैल्यू डाल दो यहाँ पर 18 प्लस 2 × d की वैल्यू कितनी है? d आपका नेगेटिव में 5 है तो ये हो गया माइनस का 10 हो गया और प्लस 18 हो गया, कुल मिलाकर प्लस का 8 हो गया, यानी इसकी वैल्यू प्लस 8 हो गई, इसकी वैल्यू 18 निकली ही थी, मतलब हम नहीं निकाली थी। अब आप समझ गए होंगे कि 18 और 13 का डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, 5 का। 13 और 8 का डिफरेंस 5 का, 8 और 3 का डिफरेंस 5 का। डिफरेंस कह रहा हूं मैं, सिर्फ डिफरेंस मतलब अंतर। हाँ, अगर आप न्यूमेरिकली आओगे तो ये -5 का, क्योंकि ये चीज घटते हुए जा रही है। ऐसे एक बारी में ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो मैंने ऐसे नहीं बोला आपको कि -5 का, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसे समझो। मैं कहने जा रहा हूँ डिफरेंस 5 का, डिफरेंस 5 का, डिफरेंस 5 का। एकदम से आप बोल सकते हो कि डिफरेंस नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि टर्म्स घट रहे हैं, तो -5 का डी है यहाँ पर। क्लियर हो गया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें आगे, ठीक है ना? तो समझ में आ गया। देखो हमें वो बॉक्स की वैल्यू निकाल देने पे हमारा आंसर खत्म नहीं हो जाएगा, वो बहाना है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो उस बहाने के जरिए हम बहुत कुछ समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, नोट कर लेना जो भी आया होगा उसका आंसर। ठीक है, जो भी क्या आया होगा, ये 18 था और वो 8 था, 18 था और ये 8 था, ठीक है ना? चलो ठीक है, थर्ड पार्ट देखना जरा। थर्ड इसका पार्ट है, 5 है, उसके बाद बॉक्स है, उसके बाद अगेन बॉक्स है। प्रैक्टिस करो प्लीज, ये कुछ सोच समझ कर दिए जा रहे हैं आपको कोई क्वेश्चन, ऐसे ये सिर्फ आंसर निकालने के लिए नहीं दे रहे क्वेश्चन देखेंगे, पूरा फील ले लो चैप्टर का, आगे मिल नहीं पाएगा, गलती से भी नहीं मिल पाएगा आगे। देखना जरा, हमें समझ में आ जानी चाहिए सब कुछ की इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन्होंने बोला है कि एपी में है, हवा में करते हुए मत चलते रहना। ऐसा नहीं कि कभी आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया और आप लगे हुए आंसर निकालें। मैं आपका पेपर कभी बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा कि ये लाइन ही नहीं लिखूंगा, बोलूंगा बताओ इसकी वैल्यू क्या है इन बॉक्सेस की, तब देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है ना? फिलहाल अभी ये लाइन दी हुई है कि इन द फॉलोइंग एपीज, ये एपी में है।
अगर ये AP में है तो इन बॉक्सेस की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। हम समझ गए कि ये कायदे से देखा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है ना। हमें इतना तो दिख पा रहा है ना कि पहला टर्म कि कौन सा टर्म मिसिंग है, इसमें बताओ जरा। दूसरे और तीसरे नंबर का टर्म मिसिंग है। कौन से गिवन है, पहले और चौथे नंबर का टर्म गिवन है। इतना तो देखकर पता लग रहा है ना। बस हमको ऐसे लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि जो टर्म नहीं पता यानी A2 वो कितना होना चाहिए, वो फर्स्ट टर्म प्लस D होना चाहिए। किसको समझ में आया? जो चौथे नंबर का टर्म होना चाहिए, जो अननोन, सॉरी हमें अननोन कौन सा, थर्ड नंबर का, जो थर्ड नंबर का टर्म होना चाहिए शुड बी A+2D। किसको समझ में आया ये बात? ये होना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम थी तो देखो, प्रॉब्लम की बात नहीं है, असल में मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, फिर से जनरल फॉर्मूले का। इससे अपने को क्या है कि जो n, जिस नंबर का टर्म आप चाहते हो निकालना, मैं दूसरे नंबर का चाहता था, मैंने n यहां पर 2 रख दिया। जब n 2 रखा तो a of 2 हो गया। फर्स्ट टर्म को मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ a से, कुछ भी बोल सकते हो आप। n जब 2 रखा है यहां पर, क्योंकि मैं n = 2 यानी मैं सेकंड टर्म निकालना चाह रहा हूं, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1, 1 × d। इसी फॉर्मूले में जब मैं कौन सा नंबर का टर्म चाहता हूं, तीसरे नंबर का, तो मैं n 3 रख दूंगा, तो मुझे n 3 रखते ही मुझे दूसरे नंबर का टर्म मिल गया। फॉर्मूले में घुसना नहीं है अंदर, फॉर्मूले को ऊपर से देखना है, खड़े होकर ऐसे करके वॉच करना है ऊपर से, जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले की लिमिटेशन में मत रहना, ठीक है ना। फॉर्मूले से बाहर आकर सोचना है। क्लियर है फिलहाल? ठीक है, इसलिए मैंने अब इस चीज़ को हटा दिया। देखो हमें तभी तो प्रॉब्लम होती है कभी कभी स्कूल में या कहीं समझने में, क्योंकि ना टीचर्स जब पढ़ा रहे होते हैं या कोई आपका फ्रेंड काम कर रहा है तो उसके बैकग्राउंड में ये फॉर्मूला रहता है, हमें लगता है कि अगले ने ये कैसे लिख दिया, तो यही बात है। ठीक है, मैं आपको बैकग्राउंड दिखाते हुए भी चल रहा हूँ। चलो फिलहाल सेकंड टर्म हमें पता नहीं था, थर्ड टर्म हमें पता नहीं था, लेकिन अच्छी बात है कि जो ये फर्स्ट टर्म है अपने पास, ये नोन है, फर्स्ट टर्म नोन है, ध्यान से देखो। इसीलिए हम लिख सकते हैं इसे कि ये 5 + d के इक्वल हो गया, क्योंकि a की वैल्यू 5 हम जानते हैं, दिख रही है। ऐसे ही अगेन हम जानते हैं 5 की वैल्यू, और हम इसे सीधे 2d लिख सकते हैं। ये यानी हमें समझ में आ गया कि A2 = 5 + d, एक इक्वेशन ये बनी है, और A3 = A+2, ओह माय गॉड, ये 5 + 2d, ये हमें समझ में आ गया कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो इक्वेशंस हमारे पास है। क्लियर है आपको? ठीक है, इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ, ठीक है, इसे ध्यान से देखना, हटा दिया मैंने। और वैसे भी अपने को समझ में आना चाहिए एक बात, देखो अगर मान लिया ऐसा कुछ नहीं दिया होता, फर्स्ट टर्म को तुरंत a कर लो, दूसरा टर्म क्या होगा, A+d तो होगा, तीसरा टर्म क्या होगा, A+2d ही तो होगा, चौथा टर्म क्या होगा, A+3d ही तो होगा। तो उस हिसाब से आपको कौन सा बताना है, A+2d वाला टर्म, A+d वाला टर्म। तो उस हिसाब से अगर मैं इसे A2 कहता हूँ सेकंड टर्म, और मैं इसे कहता हूँ A3 थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म किसके इक्वल हो गया, A+d के इक्वल, और a की वैल्यू 5 दी गई है, वही हुआ, कुछ नया नहीं हुआ। प्लीज समझिए बात को। अब बताओ कितने वेरिएबल, कितना क्या कुछ आइडिया है? हाँ, अब आप बोलोगे यहाँ वेरिएबल A2 भी है, A3 भी है, 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए, 3। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो हम बोल रहे कि अरे इसमें तो लास्ट वाला टर्म भी तो दिख रहा है, A+3d होगा वो, तो हम क्यों ना उसकी भी एक इक्वेशन बना दे कि A+3d = इसे सॉल्व कर लो, 19/2 हो गया, 9 2 18 + 1। फिर हमें पता है कि a तो फर्स्ट टर्म है जो कि गिवन है, 5 + 3d हो गया। आप समझो इसे, ठीक है ना, जितना मैं समझा रहा हूँ इतना ही समझा जा सकता है, बाकी क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, बाकी आपको खुद सोचना पड़ेगा, ऐसा ही क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी सोचो, मतलब कहने का मतलब है, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है फिर से सोचो, मेरी बात को रिपीट करो जो मैं बता रहा हूँ। उस हिसाब से 3d = 19/2 - 5 हो गया, है ना। सॉल्व कर ये 19 - 10/2 हो गया, फिर ये 9/2 हो गया, यानी 3d = 9/2 हो गया, यानी 3d = 9/2 हो गया। 3 ने इसको 3 बार काट दिया तो d = 3/2 हो गया। अपने पास d की वैल्यू आ गई, और क्या लोगे अब हमें देखो, मैं फिर कह रहा हूँ हमें बार बार बाहर आना है, हमें खो नहीं जाना चीज में, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं कि d आया चलो यहाँ डाल देते हैं कुछ निकलेगा, वो सही बात है, निकलेगा, वो जरूर निकलेगा, लेकिन अपने को क्या क्लैरिटी आनी चाहिए, तुरंत क्लैरिटी ये आनी चाहिए कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है,
डी हमने निकाल दिया, अब कोई सा भी टर्म पूछ लो बता देंगे, ऐसी क्लैरिटी आनी चाहिए। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि अभी फिलहाल तो मैं पहले वैल्यू रखकर निकाल देता हूँ। देखो इसमें वैल्यू रखो जरा, A2 इज इक्वल टू 5 प्लस डी कितना हो गया, डी 3/2 निकला था अभी कैलकुलेट कर कर, सॉल्व करोगे 13/2 हो गया, डाल देना। A2 की वैल्यू पता चल गई, A3 की वैल्यू पता करनी है, A की वैल्यू 5 थी डाल दी 2, D की वैल्यू कितनी है हमने कैलकुलेट करी 3/2 है, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया 8 हो गई, यानी A3 की वैल्यू निकल गई और A2 की वैल्यू निकल गई, वही अननोन थे निकाल दिए, ठीक है ना। हाँ लेकिन स्टूडेंट देखिए मुझे ना वो बात याद आ गई जब मैं पढ़ा करता था, मुझे जो क्वेरीज होती थी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जब मैं पढ़ा करता था तो मुझे लगता था कि इन्होंने यही क्यों किया, इन्होंने वो कुछ और क्यों नहीं कर दिया, इन्होंने मतलब ऐसा वाला ही क्यों कर रहे, कैसे पता चल गया कि ऐसा ही करना था, ऐसे क्वेरीज आती थी। तो पहले से देख लो आप, फिर मैं कुछ बोलता हूँ। मैं ये कह रहा था अपने को सोचना कैसे ही, देखो पहले सोचना कैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोचना कैसे, अपने को स्टार्ट कैसे करना है वही इंपॉर्टेंट होता है। सर मैंने हटा दिया है, मैं आंसर नहीं निकाल रहा कुछ, मैं समझा रहा हूँ बस सोचना कैसे। देखो सोचना ऐसे है ना अपने को कि जब हमें ये दिख रहा था कि ये है, तो हमारा जब भी एपी जैसी चीज, एपी की कुंडली खोलने का एक तरीका नोट कर लो कॉपी में। एपी की जब भी कुंडली खोलने से, किसी का भी कुंडली खोलनी होती है, कुछ एसेंशियल चीजें चाहिए होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, नाम चाहिए, आपकी क्या राशि है ये चाहिए। वैसी वाली अगर कुंडली हमें एपी की खोलनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें 2 ही चीजें चाहिए, ज्यादा नहीं। उनमें से एक चाहिए पहला टर्म और एक चाहिए हमें कॉमन डिफरेंस, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब इस एपी में अगर मैं इसको भी हटा दूं फॉर्मेलिटीज को, और इसको भी हटा दूं, जो नहीं था कुछ सब कुछ हटा दूं मैं, जो एकदम फेयर क्वेश्चन है वो ये है, हमें इस एपी के बारे में क्या ए पता है, क्या हमें डी पता है, बस ये 2 बातें एनालिसिस करो और बस आंसर आ जाएगा। तो मेरा जवाब आया कि हाँ मुझे ए पता था, इस बार 5 है, बस मेरा पूरा क्वेश्चन अब टिक जाना चाहिए डी निकालने पे। अब मुझे पूरा का पूरा लग जाना चाहिए डी कैसे निकले, उसके लिए फिर मैं क्या सोचूंगा, फिर मैं बोलूंगा डी कैसे निकलेगा। अब देखो है दोबारा से एक नया अप्रोच, क्या मुझे डी निकालने पर फोकस करना है। फिर मैंने बोला अच्छा कुछ अपने को इनपुट पता है, हाँ पता चला कि हाँ ये एपी में ये बहुत बड़ा इनपुट है, जरूरी नहीं इनपुट मैथ्स की फॉर्म में मिलेगा, इनपुट लैंग्वेज की फॉर्म में मिल सकता है कि ये जो दिया गया सीक्वेंस है एपी में। जैसे ही पता चला एपी में तो अपने दिमाग में एक बत्ती जली, दिमाग में लाइट जली है ना, कि ये जो डिफरेंस है और जो ये डिफरेंस है और जो वो डिफरेंस सब बराबर होने चाहिए, यानी इसका डिफरेंस और इसका, ये तीनों डिफरेंसेस बराबर होने चाहिए। आप इसको थोड़ी देर के लिए कुछ चाहो तो ए नाम दे दो, चाहो तो इसे थोड़ी देर के लिए बी नाम दे दो। ए से कंफ्यूज मत करना फर्स्ट टर्म कहने से, कहीं आप कंफ्यूज करोगे इसलिए मैं ए नहीं दे रहा। फर्स्ट कुछ बी बोल दो यहाँ पर, इसे कोई अननोन टर्म सी है। मुझे क्लियरिटी आ गई कि बी और 5 का डिफरेंस, सी और बी का डिफरेंस, और ये जो चीज है कितना है 19/2 माइनस सी का डिफरेंस, दे ऑल शुड बी इक्वल, ये मुझे समझ में आ गया। अब इसी से आप कैसे भी करके आंसर निकालो। कैसे करोगे, आप देखोगे b माइनस 5 इज इक्वल टू, एक बारी में तो c माइनस बी के है, दूसरी बारी में इन दोनों को आपस में इक्वल करा दो, क्योंकि तीनों म्यूचुअली इक्वल है, आप किसी को भी कर सकते हो जिससे अरेंजमेंट बैठ जाए। 19/2 माइनस सी। अब आप देखोगे ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली b और c पर बनी हुई इक्वेशन है, और जो नीचे वाली इक्वेशन है ये भी b और c नाम के 2 वेरिएबल्स पर बनी इक्वेशन है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आंसर आ गया। समझ जाना चाहिए, ऊपर से समझ गए होंगे सबके सब, ऊपर से समझ जाओ बात को कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको फर्दर सॉल्व करके क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस बी उधर आएगा तो b के साथ वो ऐड हो जाएगा, सीधे 2b बोल दूं क्या, c इधर बचा हुआ वो -5 है, इधर ले गया +5 हो गया, ये हो गया वो इक्वेशन, ये है मॉडिफाइड फॉर्म में। ये वाली को मैं -c को इधर ले आता हूँ इसके साथ तो +c हो जाएगा, दोनों मिलकर 2c कर देंगे। 19/2 इधर है और वो जो b माइनस का है वो उधर चल जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। बोलो प्रॉब्लम है क्या ये। अब आप सॉल्व कर लेना, b और c के लिए हम सॉल्व करना अगर नहीं जानते तो हमें 5वां लेसन नहीं पढ़ना चाहिए, हमें 3रा लेसन पढ़ना चाहिए अगर हम इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो। और मैं करूंगा भी नहीं अब, ठीक है ना, तरीका बता दिया मैंने ये। तो अपने को ऐसे सोचना है, ठीक है ना, कि हमें सोचना है कि अगर एपी के बारे में ए और डी की इंफॉर्मेशन हो गई तो हमें सब कुछ पता हो गया, फिर ये ध्यान रखना है। चलो देखो अभी एक तो आपने वो वैल्यूज जो भी आई होंगी ना, मैंने पहले आई थी कुछ, वो देख लेना जो भी थी।
चलिए ठीक है, अभी स्टूडेंट्स का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हमें करना है -4, अगला टर्म नहीं पता, अगला टर्म नहीं पता, अगला टर्म मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता है, अरे बाप रे इसके बाद भी नहीं पता, तो पता क्या है हमें, सॉरी इतना पता है कि ये 4 टर्म अननोन है, एक लास्ट टर्म दिया गया है, एक फर्स्ट टर्म दिया गया है, ऐसा कुछ है तो करना है हमें। कुछ नहीं करना, टेक्निकलिटी पर नहीं जाना हमें बहुत सिंपल होकर करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो, बस उसके लिए हम काम करें। मुझे फर्स्ट टर्म पता है, इट इज -4। क्या मुझे सेकेंड डी पता? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। क्या मुझे कुछ और की जरूरत भी नहीं है मुझे पता होने की, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म मुझे पता था कि -4 है, ठीक है, पता चल गया। डी मुझे नहीं पता, अगर डी जो पता चल जाए तो पूरी कहानी खत्म हो जाए। फिर आप पर निर्भर करता है कि आप कुछ तरीकों से काम करें, ठीक है ना। मैं पहले एक तरीका बोलता हूँ, सीधा है, वो ये है कि जो फर्स्ट टर्म पता था वो तो मैंने बोल दिया -4 है। अब सवाल ये कि जो ये 6 है ये कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म में अच्छी बात है, लेकिन लास्ट टर्म से कुछ नहीं होता इससे कि जैसे ये पहले नंबर का टर्म है, ये दूसरे नंबर का टर्म है, ये तीसरे नंबर का टर्म है, ये चौथे नंबर का टर्म है, ये 5वें नंबर का टर्म है, कोइंसिडेंटली ये 6ठे नंबर का टर्म है और इसका नाम भी 6 ही है, 6 नंबर का टर्म है ये। तो हम क्योंकि जानते हैं कि an = a + n-1 × d होता है, तो हमें फटाफट एक हेल्प मिल जाएगी इस तरीके से कि हम 6th नंबर के टर्म को लिख सकते हैं। a क्योंकि मुझे पता है, चाहूं तो मैं लिख दूंगा और मुझे लिखना चाहिए a की वैल्यू -4 प्लस 6ठे नंबर का टर्म है 6 - 1 5, d अननोन है अपने लिए, यानी कि जो 6th नंबर का टर्म है, क्योंकि मैं जानता हूं वो 6 है, क्वेश्चन ने दिया था, मैंने स्टोरी इसलिए स्टार्ट की थी अपनी, -4 + 5d। और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 6 माइनस जो 4 है वो इधर आएगा, +4 होगा और उधर 5d बचा हुआ 5d रहेगा। 6 4 10 होता है, 5 से डिवाइड होगा 2 बचेगा, d = आप प्लीज सॉल्व कर ले इसे, 10 / 5 d 2 आ गया। तो ये फायदा हो गया अपने को, ठीक है ना। पैटर्न को मत पकड़ना कि जब ऐसा दिया होता है तो ऐसा करते हैं, जब ऐसा दिया होता है तो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने को काम करना है। डी जो अपने लिए अननोन था वो निकल गया डी। अब डी जब निकल गया तो कुछ भी पूछ लो हमसे, हम हर कुछ बता देंगे। पहले इसे देख लो, इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, रब कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है ना। ठीक है, अब अपने को ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि भाई मुझे, क्योंकि मुझे जनरल फॉर्मूला पता है an = a + n-1 × d। अब जौन से नंबर का टर्म पूछोगे हम वन से नंबर का टर्म बता देंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर आप पूछ रहे हो कि भाई सेकंड नंबर का टर्म क्या, मैं क्या लूंगा, n के प्लेस पे 2 रख दो, a की वैल्यू अपने को गिवन है, n के प्लेस पे 2 रख दो, 2 - 1 1 होता है, d की वैल्यू 2 आई कैलकुलेट कर -4 + 2 -2, यानी मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू -2 है। कोई मुझे कह रहा है थर्ड नंबर की टर्म की वैल्यू क्या, मैं इस फॉर्मूले में n = 3 रख दूंगा। जब मैं n = 3 रखूंगा, a की वैल्यू अपने को नोन है, -4 + 3 रखने पर n -1 2 हो जाएगा, 2 × 2 d, -4 + 2 × d। और d की वैल्यू कितनी है अपने पास, d की वैल्यू यहाँ पर है 2, ये कितना हो जाएगा 0, यानी ये टर्म अपना 0 निकल गया। ऐसे कोई मेरे से कह रहा है कि मुझे भाई इसका अगला टर्म चाहिए, अगला टर्म कहने का मतलब ये है कि हमने थर्ड टर्म तक निकाल दिया, ये कह रहे हैं कि हमें फोर्थ टर्म चाहिए। मैं यहाँ से n = 4 रख दूंगा, n जब 4 रखूंगा तो a ऑफ फोर्थ नंबर का टर्म मुझे मिल जाएगा, a यानी फर्स्ट टर्म रख दो, -4 + 4 - 1 3 हो गया, इंटू डी यानी d2 है, देख लो आप, -4 + 6 प्लस का 2 हो गया, यानी नेक्स्ट टर्म +2 हो गया। और मैं नहीं निकाल रहा, अगला टर्म आपको निकाल देना चाहिए, लेकिन निकाल देता हूँ, चलो ठीक है। n = 5 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे, अब मुझे वहाँ देखना नहीं है, अब मत देखो वहाँ फॉर्मूले को मत देखो, मुझे खुद बताओ कि अगर मुझे 5th नंबर का टर्म बताना है मुझे क्या लिखना चाहिए। शुड आई राइट इट एज a + 4d, बोलो सही है। a की वैल्यू डाल दो, यहाँ पर अपने को नोन है, d की वैल्यू भी नोन है, डाल दो। a की वैल्यू कितनी है, -4 + 4 × d, 4 2 8, 8 - 4 + 4, यानी कि 5th टर्म अपना +4 हो गया। आपका जनरल नॉलेज भी काम कर जाना चाहिए बीच में, ध्यान रखें।
जनरल नॉलेज ने पहले आंसर दे देना चाहिए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये -4 था तो अगला टर्म जो -2 आ रहा है, उसके बाद अगला टर्म 0 आ रहा है, उसके बाद अगला टर्म 2 आ रहा है, उसके बाद अगला टर्म 4 आ रहा है, उसके बाद अगला टर्म 6 आ रहा है। बिल्कुल पैटर्न बन रहा है। 2 का डिफरेंस है और डिफरेंस पॉजिटिव 2 का है क्योंकि आगे की तरफ जाने में टर्म बढ़ रहे हैं। कैच करो, ठीक है ना, कैच करो, जैसे जैसे मैं फेंकता रहा हूँ वैसे वैसे कैच करो। चलो देखो इधर, ये हो गया, हटा दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अभी लास्ट पार्ट जो इसका है वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 5th पार्ट है। फर्स्ट टर्म अननोन है, लेट्स से ए, फर्स्ट टर्म को ए जनरली कह लेते हैं। सेकंड टर्म 38 हो गया, थर्ड टर्म अगेन अननोन है, फोर्थ टर्म 5th टर्म, थर्ड टर्म अननोन है, लेट्स से A3 कह लेता हूँ थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म को A4 कह लेता हूँ, 5th टर्म को A5 कह लेता हूँ। बोले प्रॉब्लम तो नहीं है। 6th टर्म को -22 गिवन है अपने को, कायदे से ये 6th टर्म था लेकिन वो गिवन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जो जो टर्म गिवन, जैसे ये नंबर का टर्म गिवन है, इसका कायदे से नाम A2 था, हमें समझ में आ गया कि भाई A2 इक्वल टू होता क्या है, A प्लस डी। A6 जो गिवन है वो क्या होता है कायदे से A प्लस 5D। A तो A रहा, D भी D रहा, लेकिन A2 की वैल्यू अपने को नोन है 38। ऐसे ही जो A प्लस 5D है, A प्लस 5D, क्योंकि A प्लस 5D A6 के इक्वल है और A6 की वैल्यू -22 है, तो A6 की जस्ट मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पर और यहाँ पर जस्ट मैंने A2 की वैल्यू लिखी। देख लो A2 की जो वैल्यू है ना वो लिखी यहाँ पर और A6 की वैल्यू जो थी वो लिखी, तो उसके कारण हुआ। तुरंत हमारे साथ एक बहुत अच्छा काम हो गया कि A और D को हम सॉल्व करेंगे तो हमें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल A और D निकल कर आ जाएंगे और जहाँ A और D निकल गए वहाँ पर कोई भी टर्म निकाल दोगे आप। जहाँ पर आपने A और D निकाल दिया तो वहाँ पर कोई भी टर्म निकल जाएंगे। इसलिए इन दोनों को सॉल्व करो। मैं ना सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना जो आपको पसंद आए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, मैं एलिमिनेशन की हेल्प ले रहा हूँ। एलिमिनेशन में मैं 1 - 2 कर दे रहा हूँ इक्वेशन। इससे क्या होगा, A में से A गायब हो जाएगा। जब D में से 5D जाएगा तो माइनस का 4D आएगा और जब 38 में से माइनस होगा माइनस का 22 तो वह ऐसा दिखेगा, यानी 38 + 22 इज इक्वल टू -4D। दैट इज D इज इक्वल टू, ऐड कर लो दोनों को, 10 6, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई -4, क्योंकि -4D था ना, कितना हो गया 15 विद नेगेटिव। D -15 आ गया। जब D -15 आ गया, किसी भी इक्वेशन में आपकी जिसमें मर्जी आ रही है डालकर A निकाल दो, मेरी इसमें मर्जी आ रही है निकालने की। A इज इक्वल टू अपने को दिख रहा है 38 - D है, उस इक्वेशन से देख लो। जब मैं यहाँ पर D की वैल्यू प्लेस करता हूँ तो A इज इक्वल टू 38 - D। D की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, -15 कैलकुलेट हुई, ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखना। ये हो गया 38 + 15, A की वैल्यू आ गई 53, D की वैल्यू आ गई थी -15। अब A की वैल्यू फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब आप कोई सा भी टर्म बता सकते हो, जो पूछा जा रहा है वो बता दो। जैसे अपने को थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, जनरल नॉलेज कहता है कि थर्ड टर्म शुड बी इक्वल टू A + 2D। फोर्थ टर्म कितना होना चाहिए, A + 3D। फिफ्थ टर्म कितना होना चाहिए, A + 4D। जनरल नॉलेज यही कहता है अपने को कि मान लिया मैं कह रहा हूँ 27वें नंबर का टर्म क्या होगा, A + 26D। 34वें नंबर का टर्म क्या होगा, 34th नंबर का A + 33D। 98 नंबर का टर्म क्या होगा, A + 97 × D। अब मैं ना आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये निकाल देना, ठीक है। A मैंने निकाल के रख दिया आपके सामने, ये D मैंने निकाल के रख दिया आपके सामने, ये इस पर डालो थर्ड टर्म निकल जाएगा, इस पर डालो फोर्थ टर्म निकल जाएगा, इस पर डालो फिफ्थ टर्म निकल जाएगा। मैं जानबूझ कर दे रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने थर्ड पार्ट देख लिया इसका। आगे इसके आगे जो क्वेश्चन है अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस वो हम देखते हैं अपने अगले लेक्चर में। ट्राई कीजिए, ट्राई भले ही ना कीजिए कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जो पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर कीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाती है फिर आगे के लिए। क्योंकि अगर आप ये सब पढ़ कर आएंगे ना, फिर हमारा ना एक बन पाएगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, यहाँ से आप भी करा कीजिए,
कैच करने की कोशिश, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनने की कोशिश, और अगर मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करना है तो आपकी ड्यूटी है कि आपको रिवाइज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक करें, देन नीड के साथ से जरूर शेयर करें। क्लास 10th 11th 12th के अभी तक मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल प्रणव पांडे पर बन चुके हैं। क्लास 10th 11th 12th के जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ भी इन्हें शेयर करने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार विजिट करें और कोशिश करें कि एक बार आप चैनल में भी विजिट करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर है। स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।